हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 8 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल है आज का कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 6 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 7 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 नवंबर। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के निदान, उपचार, शीघ्र पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में 2014 से हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मैडम क्यूरी की जयंती के अवसर पर 7 नवंबर को मनाया जाता है। मैडम क्यूरी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम पोलोनियम की खोज और कैंसर उपचार के लिए रेडियोथेरेपी की विकास में योगदान दिया है। भारत में हर साल लगभग 15 लाख मामले कैंसर के आते हैं, जिसमें 50% कैंसर का देर से पता चलने का मुख्य कारण अशिक्षा, जागरूकता की कमी और भय और कलंक होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भारत में लगभग हर साल 15 लाख कैंसर के मामले आते हैं, लेकिन उसमें से जो 50% मामले ऐसे होते हैं जो लोग अपने अशिक्षा के कारण, जागरूकता की कमी के कारण, भय और कलंक की वजह से नहीं बता पाते हैं, इसलिए उन्हें वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। भारत में 70% कैंसर में 40% तंबाकू से, 20% संक्रमण से और 10% अन्य से यह फैलता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग आजकल तंबाकू की लत से जिस तरह लोगों के अंदर तंबाकू की लत लगती जा रही है, यह भी बहुत ही घातक होता जा रहा है हमारे देश के युवाओं के लिए। आजकल युवा वर्ग जिस तरह इन सब चीज़ों में लिप्त है, तो जाहिर है सरकार को उस पर थोड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि अब आप देख सकते हैं कि 70% कैंसर में 40% केवल तंबाकू से ही होते हैं। तो इस पर थोड़ी ठोस कदम उठाना चाहिए। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा पहला क्वेश्चन आज का कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह 2014 से भारत में हर साल 2014 से 7 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो चलिए आज के हम फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर डी बेलम, ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेलम, ब्राज़ील। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। COP30 6 से 21 नवंबर को ब्राज़ील के बेलम डी पारा, ये ब्राज़ील का एक शहर है, बेलम डी पारा में आयोजित होगा। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों पर चर्चा करने हेतु विश्व के नेताओं, वैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को एक साथ लाएगा। COP30 का मुख्य थीम है ग्लोबल मुतिराव। यह हम लोग याद करेंगे। इसकी थीम है ग्लोबल मुतिराव, जिसे कलेक्टिव इफर्ट कहते हैं। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर जोर देता है। सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और विकासशील देश के लिए जलवायु वित्त पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, वनों की कटाई रोकना और टिकाऊ खाद्य प्रणाली को बढ़ना ये प्रमुख मुद्दे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह बेलम डी पारा, ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा 6 से 21 नवंबर को। और इसका मुख्य उद्देश्य होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पर चर्चा की जाएगी और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो आइए हम लोग पिछला COP29 का आयोजन अजरबैजान बाकू में हुआ था और COP1 की शुरुआत जर्मनी में 1995 से हुआ था। तो इस तरह हम लोगों ने आज दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर समारोह कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं।
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव नई दिल्ली में शुरू हो गया। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। यह 1 साल तक चलने वाला उत्सव होगा, जिसमें 7 से 26 नवंबर तक देशभक्ति से भरे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अब पूरे 1 साल लगभग देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम होंगे और 7 से 6 नवंबर तक देशभक्ति से भरे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे विभिन्न शहरों में। तो आइए वंदे मातरम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा गया था। यह उनकी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। इसको भी हम लोग याद करेंगे कि यह उनकी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। और वंदे मातरम अगर पूछा जाए कि पहली बार गाया किसने था, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पहली बार यह किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। तो ये हमारा वंदे मातरम से लेकर फैक्ट हो गया। एक वंदे मातरम पत्रिका भी आती है जो कि कोलकाता से प्रकाशित होती थी, अंग्रेजी भाषा में होता था। साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसका संपादन श्री अरबिंदो ने किया था। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम को अगर पूछा जाए, हमारा एक क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो यह हमारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल किया गया है। उसी दिन जनगण मन को भी हमारा राष्ट्रीय गान के रूप में और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 के दिन। तो हमारा स्टैटिक जीके हो गया वंदे मातरम को लेकर। अब चलिए हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के अराकू घाटियों और विशाखापट्टनम में स्थापित होगी। इसका उद्देश्य पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से बिजली उत्पादन करना है। जी हाँ, तो यह हमारा क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह अराकू घाटी विशाखापट्टनम में, और इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से बिजली उत्पादन करना है। तो चलिए आज के फिर हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हम आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। तो इसका नाम है इच्छक। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। हाल ही में इच्छक को भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत के रूप में शामिल किया गया है। इच्छक नौसेना के लिए निर्मित 4 बड़े सर्वेक्षण पोतों में तीसरा है। इसे कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सेवा में शामिल किया गया है। तो यह हमारे नौसेना से संबंधित सवाल हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल सर्वेक्षण पोत का नाम इच्छक है और इसे कोच्चि नौसैनिक अड्डे से शामिल किया गया है। नौसेना जो कि हमारी जल से संबंधित सेना होती है और इसका स्थापना 4 दिसंबर को हुआ था। इसकी मतलब नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और उसके अध्यक्ष हमारे दिनेश त्रिपाठी जी हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी जी हैं। तो हम लोग इसे याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो कि थोड़ा इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो रिवर्स जॉब वर्क नीति किस क्षेत्र से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र और रत्न से। आज इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। रिवर्स जॉब वर्क नीति SEG विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यों को घरेलू बाजार से रत्न और आभूषण की प्रोसेसिंग की अनुमति देगी और इससे निर्यात और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। जी हाँ, अगर ये हमारे वन लाइनर्स में भी पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि रिवर्स जॉब वर्क नीति किस क्षेत्र से जुड़ी है, तो ये हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र SEG और रत्न से जुड़ी है। रिवर्स जॉब नीति SEG कार्यों को घरेलू बाजार से रत्न और आभूषण की प्रोसेसिंग की अनुमति देगा। इससे निर्यात और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। तो हमारा आज का 6वां क्वेश्चन हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे।
तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन IGHC 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित होगा। तो ये हमारा आयोजन नई दिल्ली में आयोजित होगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन तकनीक को बढ़ावा देना है और 2030 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा हरित हाइड्रोजन संबंधित सवाल हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो ये हमारे नई दिल्ली में आयोजित होगा 2025 का, और इसका उद्देश्य होगा हरित स्वच्छ ऊर्जा ईंधन तकनीक को बढ़ावा देना और 2029-30 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य भारत ने रखा है। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के अगले फैक्ट पे। देखेंगे कि आज क्या हुआ था। जी हाँ, 7 नवंबर को क्या हुआ था हम लोग पढ़ लेंगे आज इसके बारे में। तो भौतिक विज्ञानी CV रमन का जन्म आज के ही दिन 7 नवंबर 1888 में ही वर्तमान के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। 1907 में सिविल सेवा में शामिल हुए और भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ IACS में प्रकाश विवर्तन पर शोध किया। 1917 में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए और 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की, जिससे भारत में वैज्ञानिक प्रकाशन के विकास में योगदान दिया। 1928 में उन्होंने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर रमन प्रभाव, यह इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1928 में उन्हें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर रमन प्रभाव की खोज की। इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने याद रखेंगे कि 1928 में उन्होंने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर रमन प्रभाव की खोज की और इसके लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमारा आज का फैक्ट हुआ। अब देखते हैं आज का दूसरा फैक्ट कि आज के दिन क्या हुआ था। 1992 में आज ही पहली बार अमेरिका में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित 64 वर्षीय व्यक्ति का कूल्हा रोबोडॉग का प्रयोग करके प्रतिस्थापित किया गया था। यह ऑर्थोपेडिक सर्जिकल उपकरण कूल्हे से प्रतिस्थापन सर्जरी के लिए बनाया गया था। तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन क्या इम्पोर्टेंट था। तो ये हम पढ़ा कि CV रमन जी का जन्म भी आज ही के दिन 7 नवंबर 1888 में हुआ था और उन्हें 1928 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए अब हम लोग आज का देखते हैं कि स्टैटिक GK में लास्ट में स्टैटिक GK जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि रोज़ डेली के इस वीडियो में लास्ट के टाइम थोड़ा सा एक स्टैटिक GK होगा, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा याद करने में थोड़ा। तो चलिए आज के स्टैटिक GK में हम पर्वतीय दर्रा लेकर आए हैं, उनसे संबंधित राज्य। तो यहाँ पर देखेंगे कि मानाला दर्रा कहाँ पे है, तो ये हमारा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, ये हमारा सिक्किम में है। जोजिला दर्रा कहाँ है, ये हमारा लद्दाख में है। सिपकिला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो है ये हमारा मणिपुर में है और दिहांग दर्रा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारे कुछ दर्रे थे जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। ये हमारे स्टैटिक GK से संबंधित थे। हमारे एग्जामों में कभी कभी मिलान में आ जाते हैं या कभी कभी वन लाइनर में भी आ जाते हैं, तो ये हम लोग इसे याद रखेंगे थोड़ा है। और तो इस तरह आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, मतलब आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में बॉक्स में दें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें। इसी तरह आपको रोज़ एक नया करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेगी और साथ ही साथ हम लोग जल्द ही GS का भी वीडियो लाने जा रहे हैं और मैं GS का PDF बनाने में लगा हूँ। जल्द से ही PDF थोड़ा मेरा तैयार हो जाएगा, फिर आप लोगों के बीच में GS की भी क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।